नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि पुराने छात्र भी जुड़ सकें। देखिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं। देखिए, नवंबर से ही क्लासेस लगातार चल रही हैं और ये तीसरा महीना है। बीच में क्लासेस बंद थी लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगी और बच्चों को बता दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी हो सभी सोशल मीडिया ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का प्रकोप देखा गया। तो देखिए, अभी हाल ही में चीन में जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का प्रकोप देखा गया है। देखिए, चीन में पहले तो कोरोना आया था, उसी प्रकार का ये महामारी है और इसकी क्या खास बातें हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, ये एक श्वसन वायरस है, यानी कि ये भी लंग्स को जो है प्रभावित करता है और ये ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमणों का कारण बनता है। गंभीर मामलों में HMPV ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया जैसी जटिलताओं का ये कारण बनता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है ये 3 से 6 दिन का होता है और लक्षणों की अवधि संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड मतलब हो गया ये 3 से 6 दिन तक आपको संक्रमित रखेगा। और इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, जो आपका ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, तो इससे बचने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, खांसने और छींकने वाले लोगों से दूर रह सकते हैं। यानी कि जो लोग जिनको खांसी आ रही है और या फिर छींक रहे हैं बार बार, तो उनसे आप दूर रहिए। मास्क का उपयोग कीजिए और जितनी भी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए दरवाजे का हैंडल हो गया या फिर मोटरसाइकिल हो गया या फिर कार का स्टीयरिंग हो गया, तो मतलब जितनी चीज़ों को लोग बार बार छूते हैं उनको बार बार साफ करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और बार बार हाथ धोते रहिए। और देखिए, खास बात और है इसके लक्षणों में जो है खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में कठिनाई, ये सारे लक्षण हैं। तो इस बीमारी से बच के रहिए, ये भी कोरोना की तरह है, कब चाइना से इंडिया में आ जाए कोई पता नहीं चलेगा। और एक खास बात और, देखिए चीन की बात करेंगे हम, तो देखिए चीन की राजधानी जो है ये आपको पता होगा बीजिंग है। और देखिए, चीन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन में जो भाषा बोली जाती है वह आपकी है मंदारियन भाषा। और चीन का जो वहाँ का करेंसी है ये आपका है युआन, ठीक है। तो चीन में कौन सा मुद्रा चलता है, युआन चलता है। और चीन की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 141.67 करोड़ है। और अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी का अभी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, KS मणिलाल जो हैं ये एक बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति विज्ञानी थे, भारत के बहुत ही फेमस, इनका निधन हो गया है। और आपको बता दें ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी थे। और इनका पूरा नाम था कट्टुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल यानी कि KS मणिलाल, ठीक है। और ये 17वीं सदी की लैटिन वनस्पति रचनाएं जो थी जिसका नाम था हार्टस मलबारिकस, इसका इन्होंने अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। यानी कि जो हार्टस मलबारिकस है ये एक लैटिन भाषा में बॉटनी की रचना थी जिसका इन्होंने अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था, इसीलिए इनको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया था। और कई सारी वनस्पतियों की खोज करके उसके बारे में डिटेलिंग की थी इन्होंने, KS मणिलाल ने। याद रखिएगा KS मणिलाल कौन थे, भारत के प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। और केरल के नए राज्यपाल कौन बने, सबसे बड़ा सवाल, इम्पोर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है। क्यों मज़ेदार है आपको आगे पता चलेगा। देखिए, जो केरल राज्य है यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखिए, 2 जनवरी 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। क्रम याद रखिएगा, केरल के 23वें राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और इनका शपथ समारोह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी हाल ही में राजभवन में आयोजित की गई थी। और इस शपथ ग्रहण समारोह में केरल के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमदार, इन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई। देखिए, प्रश्न में 2 प्रश्न और छिपे हुए हैं कि केरल के वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो ये आपके कौन है, न्यायमूर्ति नितिन मधुकर
जमदार। और दूसरा, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के 42वें राज्यपाल कौन बने? तो देखिए, बिहार के 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बन गए हैं, जो कि पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का इस पद पे स्थान लिया है। यानी कि देखिए, पदों का फेरबदल किया गया है। पहले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल थे, जिनको केरल भेज दिया गया। और आरिफ मोहम्मद खान को फिर केरल से बिहार भेज दिया गया। तो उसमें बहुत दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, दोनों का एक दूसरे से जगह से तबादला हो गया। ठीक है, तो आइए आरिफ मोहम्मद खान के बारे में बात करें। तो ये पहले केरल के राज्यपाल थे और अब ये जो है बिहार के 42वें राज्यपाल बन गए हैं क्रम से। इनका शपथ ग्रहण समारोह जो है ये राजभवन पटना में आयोजित किया गया, जहां पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र ने इनको शपथ दिलाई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। बिहार की राजधानी तो पटना है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, बताइए। पांचवा, की हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू अ एसेज पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए, इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है, जो कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं। और अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के दौरान प्रकाशित इस पुस्तक, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस का विमोचन किया है। इस पुस्तक की क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये पुस्तक जो है ये जम्मू कश्मीर के इतिहास पर जो है प्रकाश डालता है। यानी कि इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता चलेगा कि वहाँ पे कौन से ऋषि मुनि हुए, उसका भौगोलिक इतिहास क्या है, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, और इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? इस पुस्तक को प्रकाशित किया है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, कश्मीर जो है कश्मीर बौद्ध धर्म की यात्रा में नेपाल और बिहार से अफगानिस्तान तक एक महत्वपूर्ण कड़ी थी पहले। यानी कि पहले कश्मीर में भी जो है हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, लेकिन अभी जो है वहाँ पे इस्लाम धर्म वाले ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं को मार काट के भगा दिया गया। आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, तो इसीलिए वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। अब सभी चीज़ों पे जो है वहाँ पे मुस्लिमों का कब्जा है। तो ये कश्मीर का इतिहास जो है, सारी चीज़ें इसमें जो है बताई गई हैं। और इस पुस्तक में कश्मीर के 8000 वर्षों का इतिहास शामिल किया गया है, जिसमें पवित्र गंगा को एक पात्र में समेटने के लिए के समय समान बनाया गया है। और देखिए, अमित शाह ने जोर देकर अपना इस लॉन्चिंग समारोह में कहा कि कश्मीर हमेशा बौद्ध धर्म, सूफीवाद, शैववाद जैसे विश्वासों को पोषित करने वाली समावेशता की भूमि रही है और ये कश्यप ऋषि की भूमि है। यानी कश्मीर जो है ये कश्यप ऋषि की भूमि है, इसीलिए इसको कश्मीर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका 67वां स्थापना दिवस 2 जनवरी 2025 को मनाया गया। देखिए, जो डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसने 2 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। आपको बता दें, 2 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? डीआरडीओ की। और 10 प्रयोगशालाओं से लेकर जो है उस समय स्टार्ट हुआ था, आज भारत में इसकी 52 प्रयोगशालाएं हैं। 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं। मतलब बहुत लंबा नेटवर्क हो गया अब डीआरडीओ का। देखिए, डीआरडीओ ऐसी संस्था है जिसके बारे में मुझे लगता है कि सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। तो आइए डीआरडीओ के बारे में 5-6 चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ का पहले स्थापना दिवस याद कर लीजिए, 2 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और देखिए, डीआरडीओ का मुख्यालय है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली, भारत। और डीआरडीओ का मोटो बहुत बार पूछा गया है, तो डीआरडीओ का मोटो अंग्रेजी में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी कि संस्कृत में इसको आप कह सकते हैं बलस्य से मूलम विज्ञानम। तो बलस्य से मूलम विज्ञानम संस्कृत में डीआरडीओ का मोटो है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत जी। और जो आपका डीआरडीओ है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, इनका नाम है राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली डीआरडीओ के बारे में।
अगला प्रश्न हमारा है, किस तिथि को सावित्री बाई फुले की जयंती 2025 मनाई गई? तो देखिए 3 जनवरी को जो है सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई है। आइए इनके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। देखिए जो सावित्री बाई फुले हैं, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव गांव में, यानी कि एक छोटा सा गांव था महाराष्ट्र का नायगांव, वहां पर सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी और अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए इन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया था। तो खैर यहाँ पे एक चीज़ पूछने और ना पूछने वाली है कि ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। देखिए हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है भारत का, ईसा मसीह के जन्म के बहुत हज़ारों साल पहले। तो उस समय बहुत सारी विदुषियों का हमने जो है इतिहास में वर्णन किया है, लोपा मुद्रा और पता नहीं कौन कौन सी, ठीक है। तो देखिए शिक्षिकाएं तो बहुत ही विदुषी बहुत थी, लेकिन आधुनिक भारत की इनको कहा जा सकता है। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं थी सावित्री बाई फुले। तो खैर इतिहास को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, जैसे कि भारत की पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका या फिर भारत की पहली शासिका महिला शासिका कौन थी। तो देखिए भारत में बहुत सारी रजिया सुल्तान के पहले शासिकाएँ हुई हैं। तो जो भी हो, खैर हमें क्या है, कंपटीशन हमें क्रैक करना है, इसीलिए जो एनसीईआरटी में लिखा गया वही रट के जाइए। बाकी अपने इतिहास को, अपने वजूद को जरूर जानिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हों। 8वां कि हाल ही में किस देश में ने नया पर्यटक कर लागू किया? तो देखिए देश आपका रूस है, जिसने नया पर्यटक कर लागू कर दिया है। और इस योजना के तहत शुरुआती चरण में यात्रियों से उनके आवास की लागत का 1% शुल्क लिया जाएगा। यानी कि कोई भी यात्री अगर रूस में यात्रा करने जा रहा है, अगर होटल लेता है, अगर होटल का दाम 100 रुपये है तो 101 रुपये उसको देना पड़ेगा, 1 रुपये टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि 2027 तक जो है बढ़कर 3% हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये में 3 रुपये देना पड़ेगा। और ये कर होटलों और अन्य आवासों पर लागू होता है जिनकी लागत अंततः पर्यटकों को वहन करनी होगी। यानी पर्यटक जो जाएगा रूस में यात्रा करने, उसी को देनी पड़ेगी। यानी कि पहले 1% जीएसटी देगा इंडिया के अनुसार और फिर 3% हो जाएगा। तो वही है। अभी देखिए एक खास बतौर है, रूस ने भारत के लिए फ्री वीज़ा जो है दिया था कि बिना वीज़ा के आप जो है रूस में घूम सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बुला के देखिए कितना बड़ा धोखा है कि मतलब आप वहाँ पे होटल्स वगैरह लेंगे, वहाँ पे टैक्स आपके लिए बढ़ गया है। तो नया पर्यटन कर रूस में लागू हो गया है, याद रखिएगा। और एक खास बतौर है, देखिए रसिया के बारे में अगर बात करें तो रसिया काफ़ी चर्चा में इस समय बना हुआ है, क्योंकि रसिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। देखिए रूस की जो राजधानी है अब ये है मॉस्को है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और विश्व बैंक के 2023 के आंकड़ों के अनुसार रूस की जो टोटल पॉपुलेशन है यह है आपकी 14.38 करोड़। और रूस के बारे में बात करें तो देखिए रूस का जो मुद्रा है ये आपका है रसियन रूबल, ठीक है। तो रसियन रूबल जो है ये आपका रूस का मुद्रा है। और रूस जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो रूस के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है मिखाली मिशुस्टिन। और रूस के राष्ट्रपति का नाम तो आप जानते होंगे, व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं पूरी दुनिया में। तो मोस्टली ये रूस के राष्ट्रपति का नाम ही पूछता है और मुद्राएं वगैरह। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक कंपनी है ब्लिंकिट, इस कंपनी ने किस स्थान पर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो देखिए ब्लिंकिट कंपनी ने अभी हाल ही में गुड़गांव में एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। जैसे आपका ओला और उबर है, आप ऑनलाइन ऐप से बुक करते हैं तो आपको ओला और उबर की सुविधाएं मिल जाती हैं, रिसीव करके आपको आपके गंतव्य तक वो पहुंचा देते हैं। वैसे ये एम्बुलेंस सेवा भी है, आपको घर से हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से घर तक मिल जाएगी। कहाँ पे? गुड़गांव में। कौन सी कंपनी है? ब्लिंकिट कंपनी, जिसने इस एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। देखिए ब्लिंकिट कंपनी के जो सीईओ हैं इनका नाम है अलविंदर धिंसा, यानी कि एक पंजाबी व्यक्ति है अलविंदर धिंसा। तो ये ब्लिंकिट कंपनी के सीईओ हैं और इन्होंने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, जहां निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं और 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस उनके पास पहुंच जाएगी। और ये पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। 10वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 मूल्य वर्ग के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? तो आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक
2000 मूल्य वर्ग के टोटल 98.12% नोट जो है ये आरबीआई में वापस आ चुके हैं। आपको बता दें 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी और उस समय इन नोटों का कुल मूल्य कितना था 3.56 लाख करोड़। और 31 दिसंबर 2024 तक जो है इनका कलेक्शन हुआ। ये राशि घटकर कितनी हो गई मार्केट में 6.691 करोड़ रह गई, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश मुद्रा बैंक में वापस आ चुकी है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के सेशन के साथ, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ जहाँ भी शेयर करना है शेयर करके वीडियो को पुराने छात्रों को वापस लाइए, नए छात्रों को जोड़िए चैनल से, ताकि पढ़ाने में और मज़ा आए, छात्रों की संख्या बढ़े, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।